ग्रोथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पहला अवसर जब पीवीआई के मंच पर पीएसएस के लोगों को निमंत्रण किया गया, तो मैं भाग्य समझता हूँ कि ये निमंत्रण मिला और मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रयोग के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ प्रयोग की प्रासंगिकता आज के समय में कितनी ज्यादा है, उस पर हम विशेष जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। और ये क्या हम लोगों को जो प्रयोग के सिद्धांत को मानकर चलने वाले लोग हैं, क्या उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर हम आपके विवेक पर हम छोड़ देंगे। क्योंकि आज का जो वैश्विक परिवेश है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारी जो ताकतें, हम जो बिखर करके काम कर रहे थे, एकजुट होकर काम करें, जिससे कि आने वाले जो चैलेंज हैं उसको हम लोग ले सके। मैं थोड़ा वैश्विक घटनाएं जो घट रही हैं और जिसकी आशंका मैं ही नहीं, विश्व के समस्त लोग इसके ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। और हमारे प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते थे, तुम लोग को पता भी चलेगा, सो के उठोगे और युग परिवर्तन हो जाएगा। हम लोगों ने देखा इस पर कम्युनिस्ट का जो व्यवस्था थी, बहुत मजबूत व्यवस्था हुआ करती थी। आधा विश्व कम्युनिस्ट था, आधे विश्व के देश की अपनी ताकत थी, और हम लोग वो कैसे खत्म हो गया, वो ऐसा लगता है कि कभी कम्युनिस्ट का जो व्यवस्था थी, विचारधारा थी, अब सपने जैसा लगता है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। जो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवादी कहते हैं, या जैसे चाइना है, क्यूबा है, कुछ और ऐसे देश हैं जो अपने आप को अभी भी कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा कम्युनिस्ट है, उनकी आर्थिक विचारधारा पूंजीवादी है। तो वो लोग पूंजीवाद को मानकर चल रहे हैं, और पूंजीवाद का अंत समय आ गया है। मैं उस पर ही थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वो अंत समय कैसे आ गया। अभी हम लोगों ने देखा रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। युद्ध तो हमेशा चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बड़ी ताकतें लड़ती हैं तो उसका परिणाम एक अलग होता है। तो वो युद्ध रूस और यूक्रेन का नहीं था। यूक्रेन के साथ में यूरोप लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, और उधर से रूस लड़ रहा था। यही कारण है युद्ध अभी तक चल रहा है, अन्यथा वो युद्ध 10 दिन में खत्म हो, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें वो युद्ध लड़ रही, कुछ प्रत्यक्ष रूप में, कुछ परोक्ष रूप से। अभी हम देख रहे हैं इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान के साथ में युद्ध किए, अभी भी चल रहा है, घटनाएं हो रही हैं, और किस करवट मुड़ बदलेगा मालूम नहीं, लेकिन हो रहा है। लेकिन ये तो ईरान के साथ में अमेरिका का युद्ध हो रहा है, ये बहुत ही निर्णायक भूमिका पूरे विश्व के लिए होगा। कैसे होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक अमेरिका के एक इतिहासकार हुए हैं मिस्टर डोलेस, उन्होंने पिछले 500 वर्षों का जो एम्पायर हुए, साम्राज्य हुए, उसका अध्ययन किया कि वो उनका कैसे राइज हुआ
कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, उसका उन्होंने अध्ययन किया। और वो जब अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने अपनी बात कही, और उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अमेरिका से पहले ब्रिटिश का जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, उसका एम्पायर था। हमारे भारत पर भी उसका कब्जा था, विश्व के आधे देश उसके कब्जे में थे। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और उसकी ताकत कम हुई, लेकिन वो साम्राज्य तब भी बहुत मजबूत था। उसका अंत कब हुआ, जबकि मिस्र में, इजिप्ट जिसको बोलते हैं मिस्र में, उन्होंने जो स्वेज कैनाल है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण किया। वो नहर किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। उस पर कब्जा अंग्रेजों का था, लेकिन वो इजिप्ट में थी, मिस्र के देश में थी। मिस्र ने उसका नेशनलाइजेशन, जब वो नेशनलाइजेशन हुआ, ये तो पुराने लोगों को मालूम होगा उस इतिहास के बारे में। ब्रिटेन ऐसा नहीं होने देंगे, हम इजिप्ट पर आक्रमण करते हैं। उसके साथ फ्रांस भी हो गया, दोनों लड़ने के लिए इजिप्ट में आ गए। इजिप्ट अपने जो उसने काम किया था उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो लड़ाई हुई, कुछ समय के लिए लड़ाई हुई वहां पर। फिर लोगों ने समझाना शुरू कर दिया ब्रिटेन को, अरे भाई क्यों लड़ते हो, आप तो आप चले गए, अब इसको छोड़ दो। ब्रिटेन भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो पीछे हट गया। उसी दिन से ब्रिटेन का पतन हो गया, उस साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाह रहा था। उसकी कमर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें टूट चुकी थी, आर्थिक रूप से भी टूट चुके थे। केवल उसका एक भगवा था, वो सामने आकर के डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और उस दिन से ब्रिटिश साम्राज्य टूट गया, वहां से उसका पतन शुरू हो गया। जब एक बलशाली राज्य वहां उसका पतन होता है तो वो केवल उस राज्य का पतन नहीं होता है, वहां से जो आर्थिक शक्ति होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका विश्वास भी अपने देश से हटना शुरू हो जाता है। और उसमें बलशाली कौन हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका हो गया था। अमेरिका की टूटी बस्ती थी, तो सारा जो पूंजी जो ब्रिटेन के पास में था, वो लोगों ने धन लगाना शुरू किया अमेरिका में। तो उनको लगा कि अमेरिका एक सशक्त राज्य है। मैं एक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे ऐसे इतिहास है। स्पेन कभी बहुत ताकतवर साम्राज्य था, पुर्तगाल बहुत ताकतवर कभी राज्य हुआ करते थे, कभी रशिया बहुत ताकतवर राज्य हुआ करता था, टूट गया। हम लोग के सामने हुआ, हम लोग ने खुद देखा इस बात को। ऐसे ही ब्रिटेन का हो गया। तो जो मिस्टर डोलिस हैं, जो जिन्होंने 500 वर्षों का इतिहास देखा है, अध्ययन किया है, वो बोलते हैं कि ये जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है, यहां पर भी अमेरिका की वही हालत होने वाली है जो कि ब्रिटेन की सुएज कैनाल पर हुई। उनका अपना एक अध्ययन है। अमेरिका में भी उसका ताकत है, लड़ना नहीं चाहता। जो लड़ना नहीं चाहेगा वो किनारे हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप लड़ने की ताकत है तब तक ही आप आगे रहोगे, आपके साथ सब कुछ रहेगा। अभी आपने देखा ट्रंप महोदय कोई धमकी देते थे, 5 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो, 15 दिन में कर दो। ईरान कहते हम नहीं मानते, तो ठीक है 5 दिन और देते हैं, हम नहीं मानते। चलो और भी आप सोच करके बताओ क्या हो रहा है।
ये हो रहा है ना स्थिति में। अमेरिका जैसा राज्य ये क्यों डर रहा है लड़ने से? आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। अब हम अमेरिका जो एक साम्राज्य है पूरे विश्व में जिसकी स्तुति है, अभी तक तो हम समझते थे कि अमेरिका से कोई लड़ नहीं सकता। एक ईरान छोटा सा राज्य वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया तो अमेरिका लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं अमेरिका की स्थिति के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। अमेरिका की जो जीडीपी है उसको घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो करीब करीब 32 ट्रिलियन डॉलर की है, 32 ट्रिलियन डॉलर। आप उसको कंपेयर देखिए, हमारे भारत की जो जीडीपी है वो 4.7 ट्रिलियन डॉलर। तो कहाँ हम चार इतने बड़े देश होकर के 140 संख्या को लेकर के माइक कट रहा है, माइक चेंज कीजिए। माइक जरूरत बहुत अच्छा है, अच्छा रिसेप्शन बहुत बढ़िया, इसीलिए तो मैंने इसका आवाज कम किया। हेलो, हम लोग अमेरिका की बात कर रहे थे। तो अमेरिका की जो जीडीपी है 32 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारे जस्ट कंपैरिजन के लिए हमारे देश की जीडीपी 4 पॉइंट समथिंग है इसमें, और चाइना की करीब 12 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इसमें। लेकिन अमेरिका बहुत आगे है। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, उसके ऊपर जो कर्जा है वो कितना है? करीब करीब 39 ट्रिलियन डॉलर का। कितना? 39। करीब करीब अपना जीडीपी का 130% उसके ऊपर कर्जा है। अभी मान लीजिए हम लोग कहते हैं हमारे देश में भी सरकार कर्जा लेती है, तो हमारे ऊपर कर्जा कितना है? हमारे जीडीपी का 5% से करीब करीब 5% है, इतना ही सरकार का कर्जा है। हम कहते हैं सरकार का बहुत कर्जा है, वो कर्जा हर एक व्यक्ति का कर्जा है मांग के चलते। तो अमेरिका का जो कर्जा है 139 ट्रिलियन नहीं, सॉरी 130% है, 39 ट्रिलियन डॉलर्स का है, और हर 70-80 दिन पर 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है कर्जे के ऊपर, कर्जे पर उसको इंटरेस्ट देना है। शुरू में अरे ये कर्जा होता कैसे है, क्या है कर्जा, थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश होता है आरबीआई है, वो बॉन्ड इशू करती है, और बॉन्ड को बैंक खरीदते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, लोग कम खरीदते हैं, लेकिन बैंक और इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको खरीदती हैं, उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो मान लीजिए अभी मेगा 6% या 7% चल रहा है हमारे यहाँ, उसी से हमारा इन्फ्लेशन हमारे देश में कैसा होगा उसको डिपेंडेंट है। यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई बॉन्ड का इंटरेस्ट बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। हाँ, और उसका इंटरेस्ट भी रखा जाता है जिससे कि लोग उसको खरीदे, तो बैंक खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं। आज से 10-15 वर्ष पहले जो अमेरिका बॉन्ड इशू करता था उसको बोलते हैं ट्रेजरी बॉन्ड। तो वो जो इशू करता था उस पर इंटरेस्ट होता था 1% 2% के अंदर। अभी तक कितना हो गया है? 3 से 4% हो गया। और धीरे धीरे ये, क्योंकि बॉन्ड क्या है, जब आपके देश की हालत खराब हो रही है तो लोग नहीं खरीदेंगे। 1970 में के आसपास अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया था अरब कंट्रीज के साथ।
अरब कंट्रीज कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, ये जो है कंट्रीज हैं अरब कंट्रीज, इनके साथ उनका एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। वो समझौता उसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर्स का, कि तुम जब भी पेट्रोल बेचोगे तो डॉलर में बेचोगे, किसी और करेंसी में नहीं बेचोगे, और वो अभी तक चल रहा है। तो अमेरिका में जो पैसा है वो पेट्रो डॉलर्स का। तो होता क्या है, ये सारे देश कौन है? सब जगह राजतंत्र चल रहा है, वहां प्रजातंत्र नहीं है। अब इसको ख्याल रखिए, वहां पर केवल राजतंत्र है। तो ये जितने बड़े अमीर सेठ लोग हैं वो पैसा कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। बैंक में जो पैसा रखते हैं तो कौन सा बैंक में रखेंगे? दुनिया के सबसे बड़े बैंक जो है वो अमेरिका के बैंक है। सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बहुत बड़े बड़े बैंक बहुत सारे हैं। हमारा जो बैंक है, स्टेट बैंक हमारा बहुत बड़ा बैंक है। तो हमारा स्टेट बैंक की जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो 400-300 के पास आती है। मतलब उसके पहले सारे अमेरिका के बैंक, यूरोप के बैंक, उनके वो इतने बड़े बड़े बैंक हैं। हमारा स्टेट बैंक बहुत छोटा बैंक है उनके सामने। ये स्थिति है बैंक की, स्थिति की जैसे हम आपको समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पेट्रो डॉलर का समझौता हुआ, तो जो डॉलर्स हैं वो कहां गए? अमेरिका के पास गए, उसी के बैंक में गए। और वो बैंक क्या कर रही है? ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रही है। वो बॉन्ड क्या कर रहे हैं? ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रहे हैं। जो ट्रेजरी बॉन्ड है बैंक तो खरीदती ही है, साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रीज भी खरीदती थी। इंडिया ने भी खरीदा हुआ है, चाइना ने खरीदा हुआ है, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए हैं। पिछले 1 वर्षों में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने ऐसी कुछ नीति अपनाई ट्रंप के आने के बाद में, लोग उससे नाराज हो गए। अरे यार, ये तो किसी का भी नहीं है। आज सुबह क्या बनता है, शाम को क्या बनता है, किसके साथ क्या करेगा। और वेनेजुएला में जो हुआ उसको मास्टरों को उठा करके अपने देश में लेके आ गया, क्यूबा में लड़ाई करने वाला है। तो उसकी जो साख है धीरे धीरे कम हो रही है। ये जो पेट्रो डॉलर का जब समझौता हुआ था तो उसमें सिक्योरिटी पैक्ट था कि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हम रक्षा करने के लिए आएंगे। अभी ईरान के साथ जब युद्ध हुआ, ईरान ने क्या किया? ईरान अमेरिका तो जा नहीं सकता, तो इन सारी कंट्रीज ने जो अमेरिका के इंस्टॉलेशंस थे या उनके जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस थे उसके ऊपर अटैक कर दिया। अमेरिका कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। अब क्या हो गया? उसकी साख गिर गई। दुनिया की नजर में पता चल गया कि ये साख गिर रही है। उसका एक और झटका उसको लगा। आपने सुना होगा एक ब्रिक्स नेशन है, उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और साथ में 3-4 और कंट्रीज भी मिल गए हैं। अभी यूएई भी हो गया है, नाइजीरिया भी है, ऐसे कुछ और कंट्रीज और बहुत सारे कंट्रीज लाइन में खड़े हुए कि हमको सदस्यता दे दो। तो ब्रिक्स ने अभी 2 साल पहले डिसीजन लिया कि हम अपनी अलग से मुद्रा चलाएंगे, करेंसी हमारी अपनी अलग होगी। ये झटका किसके लिए था? अमेरिका के लिए था कि अमेरिका की ताकत क्या है? डॉलर है। वो जब चाहता है, जितना चाहता है डॉलर छापता है, उसके अंदर ताकत नहीं है। अब ये समझिए, वो डॉलर की वजह से, इसीलिए कोई भी देश होता जहां पर जीडीपी का 130% कर्जा होता तो डूब गया, दिवालिया हो जाता कभी का। कभी का दिवालिया हो गया होता, लेकिन वो दिवालिया नहीं हुआ केवल डॉलर की वजह से। ये मैं परिप्रेक्ष्य में आपको बात कर रहा हूं जिससे कि समझ में आए कि अब क्या होने वाला है। तो इतने सारे देश थे, इन्होंने सोचा कि
सबने टेस्ट किया तो लास्ट ईयर आपने देखा सोने का दाम बढ़ने लग गया, अचानक बढ़ने लग गया। तो क्या था कि जो कंट्री जिन्होंने पैसा अमेरिकन बॉन्ड में रखा हुआ था, ट्रेजरी बॉन्ड में रखा हुआ था, उन्होंने उसको बेचना शुरू किया, सोना खरीदना शुरू कर दिया। बोला कि भाई अमेरिका तो कभी भी डूब सकता है, चलो सोना करके रखते हैं अपने देश में। हमने भी किया, भारत देश ने भी अब जो ट्रेजरी बॉन्ड थे उसको हमने बेचा और हमने सोना खरीदना शुरू कर दिया। और ऐसा बहुत सारे देशों ने किया है। जो नहीं किए हैं वो बाद में पछताएंगे, लेकिन जिसने पहले शुरू कर दिया उसे तो इनको अच्छा होगा। तो ये जो ये डॉलर का जो करिश्मा था, धीरे धीरे उसकी भीड़ कमजोर होती आ रही है। और अब ये जो नेशंस हैं, जो अरेबियन कंट्रीज जो थी जहां पे पेट्रो डॉलर का पैक्ट था, अब वो पैक्ट रहेगा क्या? पैक्ट नहीं रहेगा। वो लोग भी दाया बाया देखना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो जैसे ईरान ने क्या किया था, ईरान की अमेरिका से लड़ाई क्यों थी? उसका एक ही कारण था कि वो अपना तेल युआन में बेच रहा था, डॉलर को वो नहीं मानता था। वही लड़ाई है। लीबिया में अमेरिका लड़ा, किसी ने लड़ा, उसने कहा कि हम डॉलर में नहीं बेचेंगे अपना तेल, यही उसकी लड़ाई थी। हम अपनी करेंसी में बेचेंगे, हम सोने के बदले बेचेंगे, सोना लाओ तेल लेके जाओ। और उसका हालत क्या हुआ? गद्दाफी को मार दिया। जो भी डॉलर को चैलेंज करता है, पहले करता था, अभी तो धीरे चेंज हो गई है, उसको उन्होंने साफ करते चले गए। ये वेनेजुएला में तो मिस्टर मादुरो क्या कर रहे थे? अपना तेल चीन को बेच रहे थे, युआन में बेच रहे थे। यही उसकी लड़ाई है ना। तो उसको पकड़ करके और ड्रग्स के उसके केस बना करके अपने देश में उसको जेल में बंद कर दिया। सारी लड़ाई डॉलर की है। और वो जो अमेरिका का हवा देश में था, उसकी हवा निकलनी शुरू हो गई है। हम अमेरिका के नाम क्यों ले रहे हैं? एक बार वो पूंजीवाद का सिरमौर है। हम अमेरिका की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, वो पूंजीवाद का सिरमौर है। वहीं से सारी विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। और हमने क्यों कहा चाइना में जो उसका आर्थिक तंत्र है पूंजीवाद पर आधारित है, वहां भी स्टॉक मार्केट है, वहां भी। तो अमेरिका लड़ाएगा तो पूंजीवाद की जड़ हिलेगी। अमेरिका जब लड़ाएगा तो पूंजीवाद की जड़ हिलेगी। तो पूंजीवाद की दीदी प्लीज। एक बार मेरे साथ में बोलिए, श्री प्रभात रंजन सरकार अमर है, अमर है, श्री प्रभात रंजन सरकार अमर है, अमर है। एक चूल्हा एक चौका। एक है मां। दीदी बोले थे कुछ लोग सो रहे हैं इसलिए थोड़ा क्या कहते थे? अमेरिका पूंजीवाद का सिरमौर है। और अमेरिका जब का पतन स्टार्ट हो गया, हम लोग को आंख से दिखाई पड़ रहा है, हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। चाइना, अभी आज की खबर आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, चाइना ने ईरान को हथियार सप्लाई किए। चाइना ने ईरान को हथियार सप्लाई, और ईरान लड़ रहा है अमेरिका के साथ। वो पहले भी सप्लाई कर रहा था, लेकिन अभी खुलेआम उसने किया। तो अमेरिका जाके क्या बोलता है? ट्रम्प ने क्या बोला? अब आज की न्यूज है, वो बोलता है अरे हम भी तो दूसरों को सप्लाई करते हैं ना, उसने भी कर दिया तो क्या हुआ? देखिए ये कमजोरी की निशानी। इसके पहले ये ऐसा होता
तो बोलता था 500% टैरिफ लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, क्या करता था। लेकिन वो चाइना की जड़ को हिला नहीं पा रहा है। चाइना से पंगा, ईरान से पंगा नहीं ले सकता तो चाइना से पंगा कैसे लेगा? हाँ? तो ये जो उसकी ताकत है कम हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है यदि मान लीजिए ईरान की जो हरमुज का जो जल डमरूबंद स्ट्रेट है, वहां पर अमेरिका चाहता है कि मेरा कब्जा हो जाए, ईरान का कब्जा न रहे या फ्री हो जाए। ईरान वाले उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और ये ईरान का कब्जा हो गया तो समझिए उसी दिन से अमेरिका का पतन शुरू हो गया। ये आप मान करके लिख सकते होंगे। और अब वो दुनिया वैसी दुनिया नहीं रहेगी। पहले ये सब चीजें पहुंचने में महीनों टाइम लगता था, अभी तो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन शेयर होती है, सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो अमेरिका है उसकी पोल खुल गई और वो लड़ने की वो नहीं रखा, क्योंकि अब क्या होगा, यूरोप जो उनके साथ में था, हमें किसके साथ था? अमेरिका के साथ। उसने ग्रीनलैंड का इश्यू लेकर के पंगा लिया, सारा यूरोप अलग हो गया। अभी लड़ाई में भी यूरोप का साथ नहीं दे रहा है। और हमने क्या बोला कि जो ट्रेजरी बॉन्ड कौन लेके बैठा हुआ है? बैंक्स लेके बैठे हैं, कंट्रीज लेके बैठी हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज ने अभी तक ट्रेजरी बॉन्ड नहीं बेचा है, उन्होंने पैसा शुरू कर दिया तो क्या होगा? अमेरिका के पास पैसा नहीं है। ये तो उन्होंने पैसा शुरू कर दिया, लेकिन ये एक बेवकूफ की वजह से जो अपने देश को ठीक से चला नहीं सकता, उल्टे सीधे जो निर्णय लिए उसकी वजह से ये परिस्थितियां बहुत ही थोड़ा समय लगता है उसमें आने में, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी वो परिस्थितियां उजागर हो रही है। उसने कनाडा के साथ पंगा लिया। कनाडा का जो उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, खराब है। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसके देश में जब मिलने गया तो क्या बोलता है ट्रम्प, आज से 6-7 महीने पहले की बात है, मैं तुमको कनाडा का गवर्नर बनाता हूं। गवर्नर किस लिए? कनाडा देश हमारे अमेरिका में मिल जाएगा तो तुम हम तुमको गवर्नर बना देंगे। अरे वो वहां का प्राइम मिनिस्टर क्या है मिलने के लिए, और उसको क्या बोला, तुमको हम गवर्नर बनाते हैं। बोले पूरा कनाडा को अमेरिका के साथ मिला दो, जैसे ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ मिलाने की बात कर रहा था। तो कनाडा के साथ, कनाडा के लोगों का क्या वो गुस्सा हो गया। कनाडा ने कहा कि हम आपसे कोई संबंध रखना नहीं चाहते। कनाडा से पहले जाता था, उसे पहले रोक दिया। उसके बहुत सारे प्लांट थे और आयल बह रहा था, आयल को रोक दिया। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, इन घटनाओं पर जिक्र करने का मतलब एक ही है कि वो समय आ गया है कि पूंजीवाद का जो सिरमौर है उसकी जड़ हिलेगी, पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। पूरा विश्व तबाह क्यों होगा? क्योंकि यदि अमेरिका में कोई घटना घटती है तो हम क्या देखते हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया। अपने वजह से नहीं डाउन होता, अमेरिका की वजह से डाउन होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव बिजनेस है, सट्टा बाजार है। लोग फ्यूचर को देख करके आज पैसा लगाते हैं। सट्टा बाजार मतलब फ्यूचर में क्या होगा उसको देख करके आज पैसा लगाते हैं कि आज हम लगाएंगे तो 1 साल के बाद में हमारा पैसा बढ़ जाएगा। यही तो है, यही स्टॉक मार्केट है ना। अब ये धीरे धीरे जब अमेरिका की जड़ें हिलेंगी, डॉलर की जो वैल्यू कम हो जाएगी, तो पूरे विश्व का में हाहाकार होने वाला है। हाँ, यहां पर क्रोध की प्रासंगिकता आपको नजर आनी चाहिए, क्योंकि दर्शन के नाम पर साम्यवाद को लोगों ने देखा धराशायी हो गया, उसका वजूद अब नहीं है। पूंजीवाद जो पिछले 300-350 वर्षों से पूरे विश्व में चल रहा था, वो भी धराशायी होने वाला है। तो विचारधारा के रूप में हम लोग समझते हैं, और यदि हम दुनिया को समझाएंगे तो दुनिया भी समझेगी, प्रौढ़ से बेहतर विचार
कल्याणकारी कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती। ऐसी कोई विचारधारा आज के समय में नहीं है जो कि समस्त मानवता के उत्थान के बारे में कहती हो, सोचती हो, उसके ऊपर चिंतन हो। वो केवल प्रौद्ध के अंदर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रौद्धवादी लोग हैं। ये अच्छा हुआ कि पीपीआई और पीएसएस हम लोग कम से कम 2 छोटी-छोटी संस्थाएं थी, एक साथ आ गए। अब हमको भविष्य की तरफ ध्यान देकर सोचना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि हम लोग के लिए सोचते रहेंगे कि बाबा ने तो सिद्धांत किया, बाबा सब कुछ कर देंगे, तो बाबा तो बकरी से भी काम ले लेंगे। बाबा हो सकता है किसी और से काम ले ले। अरे हम लोग किस लिए पैदा हुए हैं? हम लोग किस लिए अंदर खाते हैं? ये हम करेंगे, ये हमारा प्रण होना चाहिए। हम क्यों चाहें कि कोई और आकर के प्रण का काम कर लेगा? यदि ऐसा है तो हम लोग किस लिए उनके शिष्य बने थे? ये हमको खुद को ये प्रश्न पूछना चाहिए। हमारा वजूद, हमारी ताकत किसके लिए है? दिन रात हम उनके लिए तो अपने को निशान करने की बात करते हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब समय नजदीक आ गया है। अब हम लोग को ढीलापन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि ढीलापन रहा तो हम इस मानवता के लिए गद्दारी कर रहे हैं। हमारे पास में एक दर्शन है और वो एक अच्छा दर्शन है, हम उसको जानते हैं, मानते हैं, फिर भी हम उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। बाबा क्या कहते थे? तुम लोगों को केवल बता दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज की दुनिया में हमारा कर्तव्य होता है कि हम सबको ये बता दें कि प्रौद्ध क्या है। प्रौद्ध एक दर्शन है, एक सिद्धांत है जो पूरी मानवता के लिए है। इसमें किसी तरह के शोषण की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और ये कोई ख्याली चीज नहीं है। अब हम ये समझ के बैठे हो कि ये कोई ख्याली चीज है, सपने की चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये व्यवहारिक चीज है। क्या कमी हमारे अंदर है कि हमने आगे कुछ काम नहीं किया? हम लोगों ने कटिहार में एक सम्मेलन हुआ जो पीएसएस का कम सम्मेलन था और हमने पीबीआई के लोगों को वहां बुलाया था। काफी लोग वहां आए भी थे। वहां पर एक निर्णय लिया गया, वो था पीआरआई का, प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीआरआई में 9 लोगों का नाम था कि हम लोग मिलकर के काम करेंगे। ये पीआरआई का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? पीआरआई बाबा के द्वारा बनाई हुई चीज है, ये नहीं हम लोग नहीं सोच रहे हैं। बाबा ने अपने समय में कहा था कि जो तुम लोग प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाओगे, उसमें क्या होगा कि जो आज की जो समस्याएं चल रही हैं उसका हल कैसे निकलेगा, उसके ऊपर तुम चिंतन करोगे, उस पर कुछ काम करोगे, तब हम समाज में आगे बोल सकते हैं कि भाई नहीं, ये समस्या है, उसका हल मेरे पास में है। मान लीजिए पूंजीवाद की जड़ हिल गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, तो हम क्या करेंगे? क्या बाबा ये कहते थे कि सारा तहस नहस कर दो, सारा समाज को तो पीआरआई का हम लोगों ने गठन किया। उसका एक ही उद्देश्य था कि जो डे टू डे बेसिस पे तो हम लोग घटनाएं देख रहे हैं, तो उसका हल बाबा ने बहुत सारी सूत्र दी हुई है और हमें उस प्रभु को आने वाले भविष्य में भी और भी कई समस्या आएंगी, उसका हल खुद खोजना है। तो मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी?
स्टॉक एक्सचेंज का रिलेवेंस आप लोगों को मालूम है क्या? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। वहां के शेयर मार्केट नहीं होता, सारी इंडस्ट्रीज की जो पूंजी है उसका सोर्स होता है, वहां से ही सारे इंडस्ट्रीज पैसा उठाते हैं। तो शेयर मार्केट में पूंजी तो नहीं, कोई उद्योग लग रहा है उसको भी पैसा चाहिए तो शेयर मार्केट से लेता है ना। तो वो क्या है, सारे उद्योग खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उनको पूंजी का साधन नहीं मिलेगा, पूंजी नहीं मिलेगी। तो हमको सोचना है ना कि हम ऐसी, फिर बाबा ने तो क्या क्या बोला, हमको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना कि ये नहीं है तो क्या होना चाहिए। ये पीआरआई का काम, लोगों को आगाह करना और लोगों को बताना कि ये इसका समाधान है। एक इंडस्ट्री चलती है तो उसमें एक व्यवस्था है कि जो शेयर मार्केट में सबसे जो उसका मालिक है उसके सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, जो कम कर्मचारी है उनके पास कम शेयर्स हैं, और मार्केट के लोगों के पास शेयर्स होते हैं। जब एक मार्केट क्रेश करेगा तो इंडस्ट्री की कैसे चलेगी, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये किसको सोचना है? पीआरआई। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमें अभी से आगाह होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि व्यवस्था, तब हम लोगों को कहेंगे कि जो ग्रोथ की व्यवस्था जब आएगी तो तुम्हारी व्यवस्था जो फेल हो रही है तो हम एक अल्टरनेटिव लेकर के बैठे हैं, और हम समाज को टूटने बिखरने नहीं देंगे। समाज को साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं, विध्वंस हम नहीं चाहते, लेकिन एक सकारात्मक सोच लेकर के प्रभु के दर्शन पर हम लोग बात करते हैं, वो कैसे समाज में आएगा उसकी हम बात करते हैं, उसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रभु के बारे में, इसलिए चर्चा की, अमेरिका की चर्चा की और इसके बारे में जो चर्चा की, प्रभु के बारे में हम लोग को संजीदगी से, बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता है। हर विषय पर, छोटे छोटे विषय पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का समाधान हमारे दिमाग में हो, ये हम लोग भूल जाए कि हम लोग प्रभु के लोग हैं तो हमारे पास में सारा समाधान है। हो सकता है बहुत सारे विषयों को हम, हमारी जानकारी नहीं भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उन विषयों के जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो चिंतनकार हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ बैठे और बोले कि देखिए ये समस्या आने वाली है, मेरे पास भी ये विकल्प है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप जरा गौर कीजिए, इसमें बेस्ट क्या होगा, उसको इन्वॉल्व करें, उसके साथ उसको साथ में लेकर चले। तो क्या हो गया, जब वो उसका साथ आ जाएगा तो वो चीज उसकी हो गई, तो मेरी नहीं रही। हम वो चीज अपने पास में लेकर के नहीं बैठे रहेंगे, हम समाज में जाएंगे। ऐसे जो वैज्ञानिक है, चिंतनशील व्यक्ति है, उनके पास में उनको हम बताएंगे कि ये व्यवस्था है, हम लोग सोचते हैं कि ये व्यवस्था अच्छी होगी, आप अपना चिंतन लीजिए, इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। जैसे ही उसने उस पर चिंतन किया, कुछ विचार दिया, तो वो हमारे लिए हमारा समर्थक हो गया, और इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग ने पीआरआई की बात की, ग्रोथ की बात की, वैश्विक परिदृश्य की बात की, ऐसे ही बहुत सारी बातों पर चर्चा लंबी और कर सकते हैं, लेकिन समय को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कभी आगे कुछ समय मिलेगा तो और हम लोग चर्चा इसको करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि किसी के पास कोई प्रश्न हो तो हम उसका एक प्रश्न हम लेकर के फिर खत्म कर देते हैं। यदि मान लीजिए कोई कहता है तो भी बात हो गया, उसमें कुछ
मन में शंका है तो कोई प्रश्न कर ले, उसके से हम लोग माफ करेंगे। किसी के पास कोई सवाल दादा के लिए? हेलो। प्रौत ना महा सिद्धांत है और बहुत लंबी दूरी तय किया, 1969 में ही। अभी तक ये सफलता क्यों नहीं इनको मिला? प्रौत को सफलता क्यों ये एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि समाज को इतनी महती आवश्यकता है, महसूस कर रहा है समाज सारी समस्याओं को, फिर भी ये सफल क्यों नहीं हो पा रहे? अच्छे आदमी हैं आप लोग, पढ़े लिखे विद्वान। दादा का सवाल है कि प्राउड क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, जबकि सब लोग अच्छे शिक्षित हैं। और कोई प्रश्न नहीं है? आप दादा मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी ट्रेड डॉलर में हो रहा है, अगर ईरान इस ट्रेड को युआन में लेके जा रहा है तो पूंजीवादी चाइना है, और अगर वो युआन में होगा तो वही कंडीशन युआन चाइना क्रिएट कर देगा। तो क्या ये जो हम सोच रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आर्ट है, वो क्या ये वही है क्या? दादा सवाल याद रखना, क्योंकि मेरी मेमोरी कम है, आपको पता ही होगा रीजन क्या है। क्षेत्रमन बेहरा, उड़ीसा। सभी को नमस्कार। मेरा सवाल है, ये अमेरिका हर एक काम में जो टांग डालते हैं, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन वही होता है, ये मेन कारण है कि मैं दिखाऊंगा सारी की सारी दुनिया को कि मैं शक्तिशाली हूँ, अभी भी है। ये एक डर है क्या इनके पास मन में? अमेरिका का मन में ऐसे डर है क्या? क्योंकि हर एक जितना आता है समस्या, सभी समस्या में इनका टाइम लगता है। एक हर एक काम में वो दिमाग लगाते हैं। किसके लिए? बातें सुन रहे हैं, आवाज के लिए। दीदी आप मंदिर का पढ़ो। मेरा बात है, अमेरिका सभी समस्या में इनका दिमाग डालता है, चाहे ईरान का हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो। ये इनका मेन कॉज है क्या? जो अभी जो इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन, जो लोन है इनका जीडीपी का ऊपर हो गया, ये जो फाइनेंशियल कंडीशन, इनका जो टटरिंग फाइनेंशियल कंडीशन है, इसी को हल्का करने के लिए ये सभी युद्ध में घुस जाता है क्या? दादा का सवाल है कि अमेरिका के पास इतना समय है क्या कि वो हर चीज़ में इंटरफेयर करता है, और क्या वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा करता है क्या? दादा मैं समझती हूँ, आप ये 3 सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम देखते हैं और किसी को पूछना हो तो। जी पहले दादा का प्रश्न था कि प्रौध अभी तक क्यों नहीं आया, और दादा का हम लोग इतने वर्षों से हैं। क्या होता है, ये प्रौध एक विचारधारा है, एक दर्शन है। इसके लिए जगह कब मिलेगी? जब कोई दूसरे की जड़ हिलेगी ना, तब उसको जगह मिलेगी। ये मान लीजिए आज आपकी सरकार बन जाती है, तो आप क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो ये सरकार कर रही है। आप ये सोचते हैं कि आपकी सरकार बन गई, दिल्ली में कहीं बन गई सरकार, तो आप क्या करेंगे? क्या आप स्टॉक मार्केट बंद कर देंगे? तबाही लेकर आएंगे? नहीं लेकर आएंगे। ये सारी चीज पूरे वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। नहीं कर पाएंगे, हम वही करेंगे जो केजरीवाल ने किया था। नई विचारधारा लेकर के आया, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। आप भी भ्रष्टाचार करेंगे यदि आज आप गवर्नमेंट बनाते हैं तो क्या होगा? हो सकता है कि हम ईमानदार हो, लेकिन आप पूरे तंत्र को की गारंटी लें कि सब ईमानदार हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये तो दादा बाबा की रचना है। बाबा समय को अनुकूल बनाते जा रहे हैं
हमने इसको भांपा है, आप भी इसको भांपिए और अपने आप को तैयार कीजिए। समय आ गया है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और ये आप भी इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, उमेश दादा का सेकंड क्वेश्चन। दीदी सुनो, उनको बता दो एक बार रिपीट कर दो आंसर क्वेश्चन। दादा एक सेकंड, सॉरी दादा टू इंटरप्ट। आप सभी से अनुरोध है, हमें 3 बजे से पहले वाइंड अप करना है, फिर भोजन के पश्चात जिसको जो होगा फिर हम कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क हमारे आज के हैं वो हम चाहते हैं कि भोजन से पहले हम समाप्त कर दें। इसके लिए हम सबको आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है और आपके पेशेंस की आवश्यकता है। तो अगर आपके कोई भी प्रश्न है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं क्लियर हो पाई है, आप दादा से, जिनसे भी आपको लगता है, आप उनसे पर्सनली जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पूरी चीज़ें क्लियर आराम से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मंच में जितने भी लोग हैं या जो भी स्पीकर अभी आएंगे, आप सबसे अनुरोध है कृपया जो निर्धारित समय आपको दिया जाएगा उसी में ही अपनी बात रखें, क्योंकि हमें अभी चीज़ें कंप्लीट करनी है। कई लोग हैं जिनको जाना है, जिनकी ट्रेन फिक्स्ड है, वी कैन नॉट चेंज द टाइम। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया पेशेंस और सहयोग हमें दोनों अभी आपका चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा का प्रश्न था कि जो डॉलर युवा को रिप्लेस कर रहा है, डॉलर को युवा रिप्लेस कर रहा है, तो जो काम डॉलर कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, चीन की वही स्थिति होगी। यदि हम लोग जागरूक नहीं है तो हो जाएगी। और अब चीन की जो व्यवस्था है वो एक देश की व्यवस्था है, अमेरिका की जो व्यवस्था है पूरी विश्व की व्यवस्था है। अमेरिका के जो तार हैं सारे विश्व से, पूरी दुनिया में हर एक आदमी काम करता है किसके लिए? अमेरिका के लिए। आप पूरी दुनिया में देखिए, सबका माल कहाँ जा रहा है? कंज्यूम कौन करता है? अमेरिका। उसके पास में कमी नहीं है, डॉलर छापता रहता है, चाहे कितना भी कर्जा हो जाए तो वो सब छापते जा रहा है। लेकिन अमेरिका जब हिलेगा तो अमेरिका खुद नहीं हिलेगा, पूरी देश और पूरे राष्ट्र यानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हिला देगा। युवा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि हम लोग सजग नहीं रहे, एक नए दर्शन की बात हम नहीं कर पाए, तो हो सकता है चीन उसको रिप्लेस कर दे। ये हमारे ऊपर है, हम कितने जागरूक हैं। ठीक है, अभी एक कोई और प्रश्न होगा तो बात करते हैं। मैं समय बहुत ज़्यादा ले लिया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ पीटीआई का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार।